हेलो विद्यार्थियों, राजंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण के बारे में। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने देखा था कि वहाँ पहली बार जहाँ राष्ट्रवाद का नाम या राष्ट्रवादी शब्द की उत्पत्ति हुई, इसके बारे में, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हमने पढ़ा था और कुछ रिवाइज भी किया था। तो आज हम चर्चा करते हैं कि यूरोप महाद्वीप में राष्ट्रवाद का निर्माण किस प्रकार शुरू हुआ, यह विचारधारा किस प्रकार आई, इसके बारे में हम पिछली कक्षा में जान चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम विद्यार्थी ये देखते हैं कि ये देखें कि वास्तव में 18वीं सदी का यूरोप महाद्वीप ऐसा ही था जो वर्तमान में है। तो शायद अगर हम यूरोप महाद्वीप के मैप के बारे में देखेंगे तो हमारा आंसर यही होगा, नहीं। 18वीं सदी में का जो यूरोप था उसमें और आज के यूरोप में, 21वीं सदी के यूरोप में परिवर्तन है। ठीक है, क्योंकि आज 21वीं सदी के यूरोप महाद्वीप में जो देश दिखाई देंगे वो उस समय पहले नहीं थे, 18वीं सदी के यूरोप महाद्वीप में नहीं थे। कारण क्या था, क्यों नहीं थे? क्योंकि वहाँ राजाशाही शासन था। जैसे आजकल हम छोटे छोटे देश और जो यूरोप महाद्वीप में जो देशी व्यवस्था है, जहाँ अलग अलग भूखंड को अलग अलग नाम दिया गया है, ये व्यवस्था 18वीं सदी में नहीं थी। क्योंकि कहीं तानाशाह शासन था या राजशाही शासन था, तो कहीं डचियों का शासन था और कहीं इन्हें क्या कहा जाता था, कॉन्स्टेंस कैटेनो के नाम से जाना जाता था। जैसे स्वीटी जर्मनी जो थी, वहाँ राजाशाही शासन था। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है एडोल्फ हिटलर के बारे में। ठीक है, स्वीटी इटली में डचियों का शासन था और स्विट्जरलैंड के शासन को कैटेनो कहा जाता था। ठीक है, मध्य यूरोप पर निरंकुश शासकों का शासन था। 18वीं सदी में जो मध्य यूरोप महाद्वीप था, वहाँ निरंकुश शासकों का शासन था। ठीक है, और यहाँ के जो लोग थे, यहाँ का जो इलाका था मध्य यूरोप का, इस इलाके में अलग अलग तरह के लोग रहते थे। ठीक है, जो अलग अलग भाषा को बोलते थे, यानी एक ही वर्ग के एक ही वर्ग के लोग नहीं थे। ठीक है, कहाँ? मध्य यूरोप में। कहाँ? मध्य यूरोप में। ठीक है, जहाँ किनका शासन था? निरंकुशों का। कहाँ किनका शासन था? यहाँ के शासक कैसे थे? निरंकुश। अब जब स्वाभाविक है कि ये एक ही वर्ग के नहीं थे, तो भाषा भी इनकी अलग थी, संस्कृति भी अलग थी, पहनावा भी अलग था। तो इसलिए इनका अब ये यहाँ हमें ये समझना है कि ऐसे लोग जो केवल एक ही वर्ग से संबंध नहीं रखते, तो स्वाभाविक है कि उनकी पहचान भी भाषा के आधार पर भी, धर्म के आधार पर भी, संस्कृति के आधार पर भी, रहन सहन के आधार पर भी अलग होगी। तो फिर क्या इन विभिन्नताओं के आधार पर लोग अपनी सामूहिक पहचान को प्रमुखता दे सकते हैं? सामूहिक पहचान से मतलब क्या होता है? सामूहिक पहचान का मतलब हो गया कि हम जिस भौगोलिक क्षेत्र पर या जिस क्षेत्र में रहते हैं, तो वहाँ के लोगों की एक सामूहिक पहचान की जाए। ठीक है, जैसे हम राजस्थान से हैं तो हमारी राजस्थानी। अब राजस्थान में भी अगर हम देखें तो जो पश्चिमी राजस्थान है, तो वहाँ के लोगों के बारे में क्या कहा जाएगा कि ये पश्चिमी राजस्थानी है। पूर्व के लोगों के बारे में पूर्वी राजस्थानी। तो ये भौगोलिक आधार पर सामूहिक पहचान हो गई। तो लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर ये लोग अपनी सामूहिक पहचान को महत्व नहीं देते थे। ठीक है, क्यों नहीं देते थे? इसका कारण क्या था कि ये एक ही वर्ग के लोग नहीं थे। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रिया और हंगरी। ऑस्ट्रिया और हंगरी। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो इस पर इस भूक्षेत्र पर शासन किसका था? हेम्सबर्ग का। किसका था विद्यार्थियों? हेम्सबर्ग का शासन था। ठीक है, लेकिन इन क्षेत्रों में जो लोग रहते थे, अब यहाँ वह शासन करने वाली जो संस्था थी वो तो एक थी, और इस क्षेत्र को ऑस्ट्रिया हंगरी क्षेत्र के नाम से जाना गया। लेकिन अब यहाँ जो लोग रहते थे वो एक ही वर्ग से संबंधित नहीं थे, एक ही संस्कृति से संबंधित नहीं थे। ठीक है, और भी कई समूहों को यहाँ जोड़ा गया था, जैसे एल्पस के टिराल
एल्प्स के टिराल जैसे क्षेत्रों को इस क्षेत्र में जोड़ा गया था। ऑस्ट्रिया और सुडेटलैंड बोहेमिया से मिलकर बना था ये हैब्सबर्ग साम्राज्य। क्या था? हैब्सबर्ग साम्राज्य। ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रिया हंगरी का क्षेत्र आता था, जिसमें और इसमें और कौन कौन से क्षेत्र थे? एल्प्स के टिराल, सुडेटलैंड और हंगरी बोहेमिया। ठीक है, ये क्षेत्र थे इस हैब्सबर्ग में, लेकिन इनमें सांस्कृतिक आधार पर और धार्मिक आधार पर कोई एक पहचान नहीं थी। ठीक है, यहाँ अलग अलग भाषा बोली जाती थी और अलग अलग धर्मों को अपनाया जाता था। ठीक है विद्यार्थियों, तो अब इस प्रकार क्या है कि लोग अपनी सामूहिक पहचान की जगह अपनी स्वयं की पहचान को महत्व देते थे। ठीक है, तो अब ऐसी परिस्थिति में भी अब लोग किस आधार पर अपनी पहचान बना सकते हैं कि जब जिस क्षेत्र में और अलग धर्मों को मानने वाले सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से विभिन्न हों, तो वहाँ फिर उनको भौगोलिक आधार पर ही एकता के सूत्र में पिरोया जा सकता है। तो यहाँ के लोगों को जो नई विचारधारा से अवगत कराने का समय था या नवगत अवगत कराया गया, वो था हैब्सबर्ग साम्राज्य के प्रति, हैब्सबर्ग साम्राज्य के प्रति उनको जागृत किया गया कि आपकी पहचान क्षेत्र के आधार पर न होकर, धर्म के आधार पर न होकर किस आधार पर किया जाएगा कि आप हैब्सबर्ग साम्राज्य के निवासी हो। ठीक है, तो यहाँ से भी विचारधारा को एक नई सोच मिली। ठीक है, और एक क्रांति परिवर्तन का यही एक प्रमुख कारण है। जैसे हम 1857 या हम हमारे देश के आधार पर देखें तो यहाँ हिंदू मुस्लिम न होकर जब गांधी जी के द्वारा जो सहयोग आंदोलन चलाया गया, वो उस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम के आधार पर कोई पहचान नहीं थी, ना धर्म के आधार पर कोई पहचान थी, ना संस्कृति के आधार पर पहचान नहीं थी। केवल पहचान किसके आधार पर की गई थी कि हम भारतीय, हम अंग्रेज़ों का इसलिए शासन में असहयोग करेंगे क्योंकि वो जो क्रूर नीतियों को अपना रहे हैं भारतीयों के प्रति, इसलिए हम उनका असहयोग, शासन में असहयोग करेंगे, यानी सहयोग नहीं करेंगे। किस आधार पर पहचान मिली? भारतीयों के आधार पर। ठीक है, तो इसी तरह वहाँ यूरोप में भी, जो कि ये शुरुआत तो हमारे देश में बाद में हुई, यूरोप महाद्वीप में पहले ही हो चुकी थी। 18वीं सदी की घटनाएं हैं, 18वीं सदी की बात है। अब हम चर्चा करते हैं यूरोप महाद्वीप में ही कुलीन वर्ग और नए मध्यम वर्ग का। कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपको पता ही होगा कुलीन वर्ग क्या है, क्योंकि अब पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं और मैंने पिछली कक्षा में भी मैंने आपको बताया था कि फ्रांस में तीन सामाजिक जो व्यवस्था थी उसके बारे में। तो कुलीन वर्ग का मतलब क्या हो गया? सामंत वर्ग। क्या था? सामंत वर्ग। यूरोप महाद्वीप में ये क्या होता था? ताकतवर होता था, भूमि पर इसका कब्जा होता था या शासन में ये होते थे। ठीक है, यूरोप महाद्वीप का सबसे मजबूत जो वर्ग था वो था सामंत वर्ग, कुलीन वर्ग। कौन सा था? कुलीन वर्ग। ठीक है, लेकिन इनकी संख्या कम थी, इनकी संख्या कम थी क्योंकि शासक तो कम ही होगा, और जब शासकों की संख्या अधिक हो जाएगी तो फिर शासन किस पे किया जाएगा? ये भी तो विचारधारा हो जाती, ये भी टकराव पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए इनकी संख्या कम थी। ठीक है, और यहाँ ये ज़मीन के मालिक होते थे, कुलीन वर्ग ज़मीन के मालिक होते थे। ठीक है, इनकी जीवन शैली साझा थी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये ग्रामीण तरीके से रहते थे और शहरी क्षेत्रों में अपने जो बड़ा जो ओहदा था या बड़ी जो सुविधाएं थी, जो सुविधाओं के आधार पर ये जो सुविधाएं प्राप्त थी, जो विशेष अधिकार जो प्राप्त थे, उनके साथ ये जीवन जीते थे। ठीक है, साझी इनकी जीवन शैली थी। इन लोगों के द्वारा राज्य कार्यों के लिए फ्रेंच भाषा का उपयोग किया जाता था। ये कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे? सामंत वर्ग की भाषा क्या उनसे होती थी? फ्रेंच। कौन सी होती थी? फ्रेंच लैंग्वेज होती थी। ठीक है विद्यार्थियों, कौन सी भाषा होती थी? फ्रेंच, जिसका उपयोग किस में करते थे? राज कार्यों में। किस में करते थे?
राज कार्यों में इस भाषा का उपयोग करते थे, फ्रेंच भाषा का उपयोग ये करते थे। ठीक है विद्यार्थियों, पश्चिम और मध्य यूरोप के हिस्सों में, पश्चिम ये तो थी कुलीन वर्ग की स्थिति, ये संख्या में कम थे, जमीन के ये मालिक होते थे, जीवन शैली इनकी सामान्य थी। कुलीन वर्ग की अगर हम पेपर में क्वेश्चन देखें तो वहाँ पुटअप होता है, तो वहाँ कुलीन वर्ग क्या था यूरोप में, ये सामंत वर्ग था, इसे एक प्रकार से सामंत वर्ग कहा जा सकता है। ये ज़मीन का मालिक था। ठीक है, यूरोप में इनकी जीवन शैली साझा थी और राज कार्य के लिए फ्रेंच भाषा का उपयोग करते थे और वास्तविक तौर पर ये यूरोप महाद्वीप में ज़मीन का मालिक होते थे। अब देखिए मध्य यूरोप में, पश्चिम और मध्य यूरोप में, पश्चिमी और मध्य यूरोप में, मध्य यूरोप में औद्योगिक उत्पादन शुरू हो गया। क्या हो गया? औद्योगिक उत्पादन शुरू हो गया। ठीक है, जहाँ से क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, उत्पादन और शुरू हुआ। उत्पादन में अब शुरू होने से क्या हुआ कि जब वहाँ औद्योगिक को महत्व दिया जाने लगा तो व्यापार को भी स्वतः ही अपने आप बढ़ावा दिया जाने लगा। ठीक है, जिससे क्या हुआ? एक नए वर्ग व्यवस्था का उदय हुआ, एक नई वर्ग व्यवस्था पनपी, जिसे क्या कहा गया? नया मध्यम वर्ग। क्या कहा गया? नया मध्यम वर्ग, जो ना तो बिल्कुल गरीबी वाली स्थिति में था और ना ही शासन का मुखिया था, लेकिन वो इस स्थिति में था कि जो इस शासन व्यवस्था की प्रक्रिया को हिला सकने में सक्षम था। ठीक है, कि वो कैसी स्थिति में था? वो इस स्थिति में था, ये नया मध्यम वर्ग, कि वो शासन व्यवस्था को हिलाने में सक्षम था, इसलिए इसको क्या कहा गया? नया मध्यम वर्ग। ठीक है, इसमें वे लोग शामिल थे जो व्यापारी थे या राज कर्मचारी थे। ठीक है, और शिक्षित लोग इसमें शामिल होते थे, या इन लोगों को इस वर्ग ये पहचान दी गई कि किन किन लोगों को? जो व्यापार करते थे या औद्योगिक प्रक्रियाओं से जुड़े हुए थे। ठीक है, और या राज कर्मचारी जो थे, और शिक्षित लोगों को नया मध्यम वर्ग का नाम दिया गया। ठीक है, इंग्लैंड में औद्योगिकरण की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी। इंग्लैंड में औद्योगिकरण की शुरुआत कब हुई? 18वीं सदी में, क्योंकि अब हम जो पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में, ये 18वीं सदी के से शुरुआत है, 18वीं सदी की शुरुआत की घटना से शुरू होती है। लेकिन फ्रांस और जर्मनी में, इंग्लैंड में तो इस औद्योगिकरण की शुरुआत 18वीं सदी में ही हो गई थी, लेकिन फ्रांस और जर्मनी में 19वीं शताब्दी के आते आते उत्पादन शुरू होने लगा। इन्हीं के साथ साथ मध्य यूरोप में और पूर्वी यूरोप में भी ये शुरुआत होने लगा, औद्योगिक उत्पादन शुरू होने लगा। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। कब हुई? 18वीं सदी के प्रारंभ में ही हो चुकी थी, लेकिन बाकी यूरोप में जैसे जर्मनी में और फ्रांस में इस श्रमिक वर्ग उत्पादन 19वीं सदी से शुरू होने लगा, जहाँ से क्या हुआ कि श्रमिक वर्ग और व्यापारी वर्ग का उदय हुआ, और इसे ही क्या कहा गया? नया मध्यम वर्ग कहा गया। ठीक है, कुलीन वर्गों के लिए अब यहाँ से क्या होता है? कुलीन वर्गों के लिए जो विशेष अधिकार प्राप्त थे, वो अधिकार समाप्त होने के बाद शिक्षित और मध्यम वर्ग के लिए जो सबसे लोकप्रिय बात थी अपनी राष्ट्रीय पहचान के लिए, वो थी उदारवादी। क्या थी? उदारवादी। क्या है? क्या थी विद्यार्थियों? उदारवादी। किन के लिए? जो ये जो नया मध्यम वर्ग है, इसके लिए सबसे लोकप्रिय बात क्या थी कि जब इन सामंत वर्ग को जो विशेष अधिकार प्राप्त है शासन करने का, जमीन का जो मालिक बनाता है इनको, उस अधिकार को समाप्त करने के बाद सभी जो एकता की जो पहचान बने, सामूहिकता की जो पहचान बने, राष्ट्रीय जो पहचान बने, वो हमारी किस आधार पर बने? उदारवादी के आधार पर, उदारवादी विचारधारा के आधार पर बने। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? नए मध्यम वर्ग के उदय होने से हुई। ठीक है, अब यहाँ से ये इस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई।
अब उदारवादियों विचारधारा क्या थी और राष्ट्रवाद के निर्माण में इनकी क्या भूमिका रही, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज की इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक संख्या में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।